वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हम जरा बात करना चाहेंगे द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन लॉ। आप जिस तरह के देख रहे हैं कि असेंबली में 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के जो कवानीन है, पाकिस्तान में एहतसाब के जो कवानीन हैं, उनको भी रिविजिट किया गया है। इस पे आप जानते हैं कि सियासी तौर पर एक बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। जो जमातें गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन में थी, उन्होंने कहा कि इन कवानीन को पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी तौर पर इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि अगर हम फ्रॉम डे 1 देखते हैं तो पीटीआई का नैरेटिव ये रहा है कि ऑब्वियसली ये कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं अपने केसेस को खत्म करने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए, और किसी सूरत में भी NRO 2 नहीं दिया जाएगा। एक तरह से इसका भी इंदिया दिया गया था कि जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट सक्सेसफुल हुई है और एक नई रेजीम पाकिस्तान में आई है, तो पहली फुर्सत में नैब के कवानीन को रिविजिट किया जाएगा, उसको तब्दील किया जाएगा। इस वक्त की सूरत हाल के बारे में आपको बताते चलें कि ऑल्दो अक्सरियत से इसको पास कर लिया गया है, इट हैज नॉट बिन रिटन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक इन कवानीन में रद्दोबदल की वजह से मुल्क में करप्शन मजीद बढ़ेगी। इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिपोर्ट से पहले फयाज साहब से बात करना चाहेंगे। फयाज साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फयाज साहब से हमारा राब्ता भी हो रहा है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक बड़ी क्लियर है, एविडेंट है कि देयर इज अ बिग रिफ्ट बिकॉज ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के इसके जरिए मुल्क में करप्शन मजीद बढ़ेगी। आपका क्या मौकफ है? सदर साहब को मेरा ख्याल है कि सही इन्फॉर्म नहीं किया गया। उनको जिन लोगों ने ये चीजों पे एडवाइस करना था या ब्रीफ करना था, गालिबन उनको ब्रीफिंग सही नहीं मिली। सही, क्योंकि उनको नोट हमने जो मुख्तलिफ जगह पे देखा सोशल मीडिया में, वो नोट में वेग टर्म्स में बातें लिखी हुई हैं। सही, और उसमें नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन लीगल एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा सिंपल होता है कि कोई भी स्टैचूट, उसका कोई भी प्रोविजन, कोई भी उसमें अगर हो तो वो अमेंडमेंट को आप परखते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के धारे पे देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो उसका टेस्ट होता है। और फिर आप लिखते हैं कि भाई फलानी शिक जो है इस नए कानून की या इस तरमीम की, वो मुतसादिम है आइन की फलानी शिक से। फिर आगे दूसरी शिक पढ़ते हैं, फिर तीसरी शिक पढ़ते हैं। इस तरह हर शिक को एग्जामिन करते हैं ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस तरह का जो प्रॉपर एग्जामिनेशन है वो इन्होंने नहीं किया। जबकि अगर नया जो टेक्स्ट है, जो कानून नया बनने जा रहा है, उसमें मुझे तो कोई भी शिक ऐसी नजर नहीं आई जिसको मैं कह सकूं कि उसमें कोई गैर आईनी बात है या आइन से मुतसादिम है या आइन के खिलाफ है। बल्कि हमारे जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, जो चीजें उसके मुताबिक पहले नहीं थी, उनको उसके मुताबिक किया गया है, जो कि अच्छी चीज है। आप देखें, मैं आपको बताऊं जी, इवन कत्ल जो कि बहुत संगीन जुर्म है, एक बंदे को कत्ल कर दें, 3 को कर दें, 5 को कर दें, कोई ग्रुप मर्डर कर दें या कोई ग्रुप कर दें, रेप कर दें, इस तरह के हीनस ऑफेंसेस जो हैं, वहां पे भी इनिशियल ओनर्स इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। तो ये कहना कि हम व्हाइट कॉलर क्राइम में प्रोसिक्यूशन को या इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दें कि आपको तो अब इन्वेस्टिगेशन भी जरूरत नहीं रही और आपको उस पे कोई काविश भी नहीं करनी। लेकिन इरफान साहब, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवालात हैं। नंबर एक ये कि जिस सूरत में, जिस हालत में ये कानून पहले था, पहले भी ये आइन से मुतरादिफ तो नहीं था, किसी भी जगह पे उससे इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसके बावजूद, इसकी सख्ती के बावजूद, हमने देखा कि इतने सालों में बहुत कम केसेस हैं जिनके खिलाफ एविडेंस जमा कराया जा सका है या इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन चली है। अब जब इसमें से हम सख्ती को मजीद कम कर देंगे तो यानी कहा तो ये रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। लेकिन कल हमने देखा कि साबका वजीर आजम इमरान खान साहब जब इस पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। जो रद्दोबदल या जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, अगर उनको हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो हर वो तरीके से जो गुज़िश्ता केसेस हैं, एक तरह से दिस इज NRO 2, क्योंकि गुज़िश्ता साबका सारे केसेस खत्म हो जाएंगे इससे। इस पे आपकी क्या राय है? ये एक सियासी मौकफ है, मैं इसको कानूनी मौकफ नहीं कहूंगा। ओके।
اور انہوں نے تو خود 3-4 جو آرڈیننسز لائے تھے، وہ جو اسپرٹ اور لیٹر میں وہ یہی تھے جو اس نئے قانون میں انکارپوریٹ کیا گیا. جی تو میں ایک کہنا کہ جی انہوں نے کوئی لا پوائنٹس کو ایڈریس کیا ہے، انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، بہتر ہوگا اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو اسپیسیفکلی لا پہ ضرور کریں. بالکل صحیح. تو آپ نے کہا کہ یہ قانونی موقف نہیں ہو سکتا، اس پہ سیاسی پہلو لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیاض صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں NRO 2 کہا جا رہا ہے اس امینڈمنٹ کو، اور وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ان کے ٹینیور ان پہ یہ پریشر رہا کہ NRO دے دیا جائے، ان کیسز کو ختم کیا جائے، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو اس رجیم نے ایک قانونی طریقہ نکالا ہی کرنے کے لیے ان کا موقف ہے. اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کا قانون زیادہ سخت ہوا ہے، زیادہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلے گا اس امینڈمنٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ NRO 2 ہے، اور یہ انہوں نے انجمن غلامان امریکہ اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے جو اس وقت حکومت کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے، انہوں نے اپنے اندرونی اور بیرونی جو آپ کے فیسیلیٹیٹرز تھے ان سے فیس وصول کی ہے بنیادی طور پہ یہ NRO 2 لے کے. اب 1200 ارب کے کیسز ہیں، تقریباً 117 کیسز ہیں. 17 مقدمات میں 1200 ارب کی جو کرپشن تھی وہ کیسز بھی ختم اور وہ 1200 ارب کی ریکوری بھی ختم. اب یہ ریکوری دینی ہے پاکستان کی عوام نے، اور اس میں اب سارے حاجی، نمازی، غوث، کتب، کلندر اللہ کے ولی بن گئے ہیں. آصف زرداری صاحب بھی، بلاول زرداری صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، حمزہ شہباز صاحب بھی، ان کے باقی چیلے چانٹے بھی، سارے جناب جتنے ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہا تھا، سارے کے سارے یہ ہاتھ اس طرح اس طرح. لیکن فیاض صاحب آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں کل تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کرپشن کا ترقی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی ترقی رہتی ہے. تو میرے خیال میں ہم اس میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جتنا مجھے آپ پہ ہنسی آ رہی ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو جنا ابھی پیش کیا جیسے آپ نے کہا قائد اعظم نے یہ فرمایا، علامہ اقبال نے یہ فرمایا. تو خدا کا واسطہ ہے یہ مفکر کرپشن چودھری احسن اقبال کی کم از کم کوٹیشن بنائے پیش کرو یہاں پہ. نہیں سر، ہمیں دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان کی اعلیٰ قیادت کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھے گی تو وی ایز پیپل مسٹ بی کوسچننگ دیٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو اے ویری سیریس میٹر، مجھے یہ بتائیے کہ اس ترمیم سے پہلے جب آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا قانون زیادہ سخت تھا، احتساب بہتر کر سکتا تھا، 1200 ارب کی ریکوری کر سکتا تھا، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں 3.5 سال میں ایسا نہیں ہو پایا؟ وہ کیا پریشرز تھے، کیا وجہ تھی؟ اب تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو یہ NRO 2 ہے، لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھا، تو 3.5 سال میں کیوں نہیں ہو پایا اس پہ کوئی عمل درآمد؟ اللہ کے لیے عرض ہے، ہمارے 3.5 سالوں میں تقریباً کوئی 600 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا، تقریباً کوئی 600 سے 1000 ارب روپیہ نہیں 450 سے 600 ارب کے درمیان اینٹی کرپشن نے ریکور کیا. یہ بات نہ کریں کہ ہمارے اندر احتساب کے حوالے سے کوئی ہم پرفارمنس نیب نے دی، لیکن نیب ہمارے انڈر نہیں تھا. یہ بات نیب کی جو ایک آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ حکومت کے انڈر نہیں تھا. ہم نے کیونکہ ان کو جو پروسیکیوٹنگ جو ادارے ہیں وہ ہمارے انڈر ہوتے ہیں، FIA ہو گیا، IB ہوگی، پولیس ہوگی، SCCP ہو گیا، FBR ہو گیا، یہ جو جتنے ادارے ہیں ہم نے ان کو کم از کم اچھے طریقے سے ان کو نیب کی اچھا فیاض صاحب تھوڑا فارورڈ لکنگ سوچتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے، یہ ترامیم، یہ رد و بدل تو قوانین میں ہو رہے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اسمبلی کا فلور سویپ کریں گے، اتنی فعال حکومت بنا سکیں گے کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو ریورس کر سکیں، یا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ الحمدللہ اس سال ہم پاکستان کے قیام کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اب آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ تو ہو گیا جو ہونا ہے اور اس میں ہم ایک طرح سے بے بس ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. دس از واٹ دا لا میکرز آف پاکستان ہیو ڈیسائیڈڈ. اب آگے کیا ہوگا؟ اگر تو مفکر
चौधरी एहसन इकबाल साहब की आइडियोलॉजी के मुताबिक चलेंगे और अगर हम जनाब सुल्तान मफरूद्दीन नवाज शरीफ साहब की आइडियोलॉजी के मुताबिक चलेंगे तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। ये तो बात बड़ी क्लियर हो जाए। हाँ, आपने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह जब हम क्लीन स्वीप करेंगे और जो मौजूदा हालात पूरी दुनिया देख रही है कि 100 में से 80 आबादी में से 100 में से 80 अफराद वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ दिली तौर पर जनाब इंटैक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इसी तरह ही आपका इलेक्शन का रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर इस इलेक्शन के रिजल्ट को रोकने की कोशिश भी की गई उसके बावजूद इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आए, चाहे सादा अक्सरियत में आए या 2/3 मेजॉरिटी से आए, हम ये कवानीन खत्म करेंगे। हम तो जो इस्लाम और पाकिस्तान का आइन कहता है, देखो इसी तरह एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, हर इंसान गुनाहगार होता है, मैं गुनाहगार हूं, मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, लेकिन मैं उस वक्त शैतान बन जाऊंगा जब मैं अपने हर गुनाह को लेजिटिमेट करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा नहीं ये कानूनी है, ये गुनाह, ये जनाब मेरा बुरा अमल कानूनी है, इखलाकी है, दीनी है। लेकिन फयाज साहब मुझे ये बताइए, आपकी बात उसूली तौर पे बिल्कुल बजा है, लेकिन मुझे बताएं कि जब हम मौजूदा प्रैक्टिकली अगर हालात को देखते हैं, दूसरी जमातें पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत हैं और आपने जैसे खुद देखा कि बहुत सारे लोगों के जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके मफादात हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। मुझे बताएं कि मूविंग फॉरवर्ड क्या पीटीआई अपनी कॉन्फ्रंटेशन की सियासत जारी रखेगा या इसमें मुफाहमत की, रिकंसिलिएशन की, एमनेस्टी स्कीम्स की कोई गुंजाइश होगी? नहीं, हमारी कन्फ्रंटेशन क्या है? हमारा कोई जाती झगड़ा है? सरदारी के साथ हमारा साझे है, नवाज साहब का कारोबार साझा है, या जनाब मौलवी फजल रहमान के साथ जो कोई हमारी शरीकेदारी है? आप मुझे ये बताएं ना, या इमरान खान साहब की शरीकेदारी है? भाई तो हक सच की बात के ऊपर इनसे लड़ रहे हैं कि इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। 74 साल से लेके 40 साल इस मुल्क के अंदर इन्होंने हुक्मरानी की है। मौलवी फजल रहमान की पार्टी से लेके, जरदारी लीग से लेके, नाहल नून लीग से लेके, इन खानदानों ने इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। इन्होंने इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी और इस तरह की 100 बुराइयां जनाब पेनिट्रेट करवाई है। हम अगर उसके खिलाफ इमरान खान साहब बोलते हैं तो भाई ये कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं है, ये कोई डिसएग्रीमेंट या डिसलाइकमेंट की नहीं है, ये पाकिस्तान के सर्वाइवल की है, ये पाकिस्तान के बका की है, ये पाकिस्तान की सरबलंदी की। साहब लेकिन एब्सोल्यूटिज्म आता है ना। देखें, जब आप लोग ये बात करते हैं तो फिर उंगलियां आपकी जमात के कई लोगों की तरफ भी उठती हैं। जिस तरह 2018 में जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उसमें आपने इलेक्टेबल्स लेके आए, बिकॉज जाहिर सी बात है इलेक्शन को जीतना, हुकूमत बनाना भी एक हकीकत है। जब उनके अंदर भी आपको नजर आएगा कि काली भेड़ें हैं, हो सकता है वहां पे भी करप्शन हुई हैं, तो फिर ये असूली हाई मॉरल ग्राउंड लेना क्या पीटीआई के लिए सूटेबल होता है? ये सवाल उठाती हैं बाकी सियासी जमातें। आप मुझे ये बताएं, क्या हम ये कानून बनाने के लिए जनाब ववेला कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए जो पीटीआई से ताल्लुक रखता है उसका एहतसाब नहीं होगा, नहीं रखता उसका एहतसाब होगा? क्या ये कवानीन बना रहे हैं? क्या हम ये कवानीन बनाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को पसंद करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आएगा, जो कानून नहीं पसंद करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा? भाई हम तो पूरा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। It should be above and it should be non-partisan. It should be trying every member of the society. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सफेद फोर्स है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। जी बिल्कुल सही। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी का कोई लीडर आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई जनाब कारकुन आता है, हम तो कहते हैं उसको भी रगड़ो। सही है जी। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि नैब की कवानीन में अमेंडमेंट हो चुकी है। इट इज स्टिल नॉट बिन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनका मानना है कि इससे मजीद पाकिस्तान में करप्शन बढ़ेगी। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि मुल्क की तरक्की की राह में करप्शन एक रुकावट है, इसकी वजह से हमारी स्पीड को ब्रेक लगती है, या आप भी समझते हैं कि नहीं करप्शन कुछ नहीं होती, अगर आप ऐसे ही चलने दें मामलात को तो कुछ लोग इसमें गेन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क तरक्की कर सकता है? इस पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। लेते हैं भी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।